का दोस्तों देख रहे हैं मनोज लाडो लाइव दुनिया। इसमें बिहार में हूँ। बिहार में जो देख रहे हैं जन स्वराज की जो पार्टी है प्रशांत किशोर जी के, मैं उनके आवास पे, उनके मकान पे हूँ। उनकी बाज़ार है, देख रहे हैं जो अगर से कोचस से रोड आता है सासाराम के लिए, ये बाज़ार है, आए पूरा चला जाता है सासाराम के लिए। ये देखिए उनका मकान है। वो बता रहे हैं कि सन 80-90 के दशक में एक ऐसा मकान इनका था कि लोग देखते थे, कहते थे कि किसी का मकान बना है। आइए मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। इनका मकान काफ़ी पुराना है और काफ़ी उस समय टॉप 10 नंबर 1 पर था, कई करोड़ के लागत से बना था। आइए दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये उन्हीं का मकान है और ये देखिए पूरा घास भरा था। आज यहाँ पे आए थे प्रशांत किशोर जी, पूरा साफ़ सफाई हुआ था, पूरा नेता लोग भी आए थे और यहाँ के मीडिया साथी भी लोग आए थे। और ये देखिए जो इस समय आरजेडी और भाजपा को टक्कर दे रही हैं, प्रशांत किशोर जी का मकान यही मकान है। और लॉकडाउन में आए थे, लॉकडाउन के बाद आज पहली बार आए थे। आइए एक चाचा जी हैं, उनके बगल के चाचा जी हैं, इनसे मैं कुछ बात करता हूँ। ये बताएंगे क्योंकि चाचा जी क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम उमेश पांडे पड़ेगा। उमेश पांडे जी। जी। यह मकान किनका? ये मकान प्रशांत किशोर जी का है। प्रशांत किशोर जी का। इस समय काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं, काफ़ी नाम उनका चल रहा है, टक्कर दे रहे हैं भाजपा और आरजेडी को। तो ये तो मान लीजिए कि लगभग 3 साल से 2 साल तो लगातार लगभग 5500 गांव पैदल चले हैं। पैदल चले हैं? 5500 गांव में पैदल गए हैं, गाड़ी पर पांव भी नहीं रखा है। तो 2 साल तक पूरे गांव के जमीनी हकीकत को समझने के लिए 5500 गांवों का पैदल भ्रमण किया है, लगभग 7000 किलोमीटर। अच्छा। पैदल चल करके जो उनको फीडबैक मिला जमीन से, उसके बाद 2 साल के बाद पिछले 2 अक्टूबर 24 को इन्होंने जन स्वराज पार्टी का निर्माण किया। और उस समय से अच्छा, इनके मन में क्या आया? ये तो पढ़ाई लिखाई करते होंगे ना, नौकरी करते थे, क्या करते थे? इनके पिताजी क्या करते थे? इनके पिताजी डॉक्टर थे। क्या नाम था उनका? डॉक्टर श्रीकांत पांडे, और उच्च दर्जे के फिजिशियन थे। क्या होम्योपैथी का कि अंग्रेजी का? ना अंग्रेजी का डॉक्टर थे। कहाँ पे था जो बिहार के बहुत से जगहों से घूमते हुए अंत में आकर सीएस होकर बक्सर से रिटायर किए। सरकारी हुए थे? हाँ, सरकारी बक्सर से सीएस होकर के रिटायर किए। लेकिन उनका न केवल मान लीजिए कि चिकित्सीय ही पेशा था, बल्कि सामाजिक इतना उनका सूझबूझ बनिया था कि न केवल इस गांव के बल्कि इस जवार के जितने भी लोग उनके पास इलाज करने जाते थे, उनका मुफ्त में इलाज करते थे। पैसा नहीं लेते थे? बिल्कुल मुफ्त में इलाज करते थे। और संभव होता था तो जितना दवा आता है, दवा जो आता था, जो नहीं प्रचार करने वाला आकर सैंपल में दवा दे देता था। तो इस इलाके के गांव के तो हम बहुत बार देखे हैं, हम भी बहुत बार गए हैं इलाज से ही संबंधित। तो गांव के जितने लोग थे उसको उसमें से दवा उठा करके देते थे। तो इसमें उनके पिताजी दिवंगत हो चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं। पिता माता जी दोनों दिवंगत हो चुके हैं। ये लोग कितने भाई हैं? प्रशांत किशोर 2 भाई। 2 भाई। ये लोग नौकरी करते हैं? प्रशांत किशोर और अभय किशोर दोनों साथ ही रहते थे। अच्छा, नौकरी करते थे। अच्छा, यूएनओ में नौकरी करते थे। 10 साल इन्होंने यूएनओ में नौकरी किया है। और 10 वर्षों के बाद 2011 में इन्होंने एक WHO के माध्यम से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के में जब थे, तो उन्होंने भारत में बच्चों के कुपोषण पर एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने डाटा दिखाया कि भारत में बच्चों का कुपोषण सबसे ज़्यादा है, और उसमें गुजरात और महाराष्ट्र का कुपोषण सबसे ज़्यादा है। उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री, आज के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी थे। उन्होंने भारत में यूएनओ से लाना मोदी जी का काम है। मोदी जी ने इनको आमंत्रित किया कि जब बच्चों के कुपोषण पर आपको इतना बढ़िया नज़र है, तो आप आइए गुजरात और मिलकर बच्चों के कुपोषण के निदान के लिए हम लोग मिलकर काम करें। और वो आ गए गुजरात। और गुजरात में इनका टैलेंट देख करके मोदी जी ने वहाँ के विधानसभा चुनाव में अपना राजनीतिक रणनीतिकार इनको बना लिया। और इनके कार्य क्षमता से इतना प्रभावित हुए कि 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने में
इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसी समय से राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में पूरे भारत में चर्चित हुए। उनके सहयोग भी किए, सहयोग करने के बाद ये सोचेंगे कि मैं अपना पार्टी बनाऊं। इसके बाद उन्होंने शायद चाहे जो भी बात रहा हो, उसके बाद 2014 के बाद 2015 में मोदी जी का साथ ही छोड़ दिया और बिहार में नीतीश जी की स्थिति उस समय खराब थी। नीतीश जी खुद प्रशांत किशोर से संपर्क किए और इन्होंने नीतीश कुमार जी का मदद करना स्वीकार किया और उस समय मोदी जी के लहर के बाद भी बिहार में मोदी जी को मात्र 54 सीट पर रोक दिए। ये प्रशांत किशोर जी के राजनीतिक रणनीति का कमाल था। 54 सीट पर, और उसमें उस समय नीतीश जी और लालू जी के गठबंधन का सरकार अपार बहुमत के साथ सरकार बनी। इसके बाद तो इन्होंने राजनीतिक रणनीति का ही अपना प्रोफेशन बना लिया। उसके बाद तो मान लीजिए पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी, बंगाल में ममता बनर्जी, झारखंड वगैरह भारत के कितने राज्यों को में अपना राजनीतिक सहयोग दिया और इनके राजनीतिक रणनीतिक कौशल के कारण ही भारत के लगभग 1 दर्जन मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सोचा होगा, अपने विचार किए होंगे कि मैं ये इतना भ्रमण करने के बाद लेकिन जब कोरोना काल में बिहार के लोगों का दुर्दशा वो देखे तो 2000 किलोमीटर कांख में बच्चों को लेकर, सर पर मोटरी लेकर के बिहार के लोगों को पैदल चलते किया तो इनका दिल द्रवित हो गया कि मैंने अपने जीवन का 20 साल या तो नौकरी में या तो अपने प्रोफेशन में, जो कि रणनीतिकार का प्रोफेशन था, उसमें गुजार दिया। लेकिन मैं बिहार के दुर्दशा से मुक्ति दिलाने के लिए अब मुझे जितना बुद्धि क्षमता जितना है मैं यहाँ के स्थिति में बदलाव के लिए लगा दूंगा और उस समय से ही प्रयास करते हुए ये यहाँ 3 साल से लगभग 3 से 4 साल हुए बिहार में प्रयास किए। बीच में 2 से 2.5 साल लगातार पदयात्रा किए यहाँ के ज़मीनी हकीकत का, और उन्होंने कहा कि आंकड़े में जितना बिहार और बिहारियों का स्थिति खराब है, ज़मीनी हालत उससे भी कई गुना ज़्यादा खराब है। और इन्होंने इस मिशन पर और एक बहुत ही अपने आंतरिक मजबूती का एक प्रमाण है कि अभी तक बिहार में न तो राष्ट्रीय और राजकीय पार्टी किसी में हिम्मत है कि वो 243 सीट लड़ सके। प्रशांत किशोर सिंगल ऐसा आदमी है जो कि बिहार में कहा कि न तो मैं चुनाव से पहले और न चुनाव के बाद किसी से गठबंधन करूंगा। 243 मतलब 243, और उन्होंने 243 लड़ करके दिखा दिया। और चुनाव बाद भी गठबंधन नहीं करेगा, इसके सबसे बड़ा प्रमाण ये है, पहले तो कहा कि 243 लड़ूंगा तो लड़ के दिखा दिया। दूसरा कहा कि मैं किसी दागी को टिकट नहीं दूंगा, किसी माफिया को टिकट नहीं दूंगा, किसी अपराधी को टिकट नहीं दूंगा। तो 243 में ऐसा कोई नहीं है, किसी को नहीं कह सकते हैं कि कोई माफिया हो, कोई अपराधी हो या कोई शराब बेचने वाला हो। तो ऐसा लगता है कि अपने 2 बातों पर खरा उतरे तो तीसरे बात की चुनाव बाद भी किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, इस बात पर बिल्कुल खरा उतरेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास। यहाँ से लड़ रहे हैं, रितेश पांडे जी को टिकट दिए हैं, क्या माहौल, क्या लग रहा है? मेरे नज़र में रितेश पांडे जी अच्छे नहीं, बहुत अच्छी स्थिति में। उनका चुनावी कैंपेन, उनके लोगों से मिलने का तरीका, उनका राजनीतिक सूझबूझ और लोगों में उनका पैठ, ये बतलाता है कि रितेश कुमार जी निश्चित ही करागर विधानसभा में फतह हासिल करेंगे। वो भी चुनाव लड़ने वाले थे, पता लग रहा था कि कागड़ से लड़ेंगे कि राघोपुर से, कहीं से लड़े नहीं। प्रशांत किशोर जी ये कभी नहीं घोषणा किया कि हम चुनाव लड़ेंगे ही। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि यदि आपको चुनाव लड़ना होगा तो आप कहाँ से लड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा
कि मैं या तो अपने जन्मभूमि या अपने कर्मभूमि, तो जन्मभूमि तो मेरा करहगर है, करहगर विधानसभा का कुनार समझिए या करहगर समझिए, तो या तो लड़ूंगा। यदि हमारे कमेटी ने, इलेक्शन कमेटी ने निर्णय किया तो या तो मैं करहगर से लड़ूंगा, और नहीं तो फिर तो पूरे बिहार में काम कर रहा हूँ, कहीं से लड़ूंगा, इवन उसमें राघोपुर भी है। लेकिन मान लीजिए पार्टी 1 साल की नहीं है, पार्टी का सारा दारोमदार वर्तमान में प्रशांत किशोर जी के कंधों पर है। इसमें अभी राजनीतिक रूप से स्थापित कोई नेता नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग उम्मीदवार बने हैं उसमें 95 से 98% तो ऐसे ही लोग हैं जो अभी तक कभी कोई किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़े। तो सारा इन्हीं के बोझ कंधा पर है। यदि ये चुनाव में यदि किसी सीट से खड़ा हो जाते, 12 से 15 दिन का चुनाव है, तो 5 दिन तो कम से कम अपने क्षेत्र में देना होता। समय कम, तो समय अभाव में कमेटी ने निर्णय लिया कि आपको चुनाव लड़ना बेहतर नहीं होगा। और चूंकि प्रशांत किशोर जी भी ऐसा महसूस किए कि भाई हमारा चुनाव लड़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारे लोगों का चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण है। लास्ट में एक सवाल है कि ये आप बता रहे हैं कि 200 कितने 43 सीट पर लड़े हैं, 243 सीट पर लड़े हैं, क्या अनुमान लग रहा है कि लगभग कितनी सीट लाने की उनकी क्षमता? हमारे नज़र में बिहार में प्रशांत किशोर जी को मैंडेट मिल जाएगा सरकार बनाने के लायक, ऐसा मुझे भरोसा है। बहुमत उनको सरकार बनाने के लायक मिल जाएगा, ऐसा मुझको भरोसा है। अगर बहुमत मिल जाता है, सरकार बन जाती है, तो क्या बिहार का पलायन रुक जाएगा? देखिए, पलायन एक ऐसा प्रक्रिया है, पलायन को परिभाषित करने के कितने तरीके हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ही बच्चा मेडिकल में पढ़ रहा है, या हमारा ही बच्चा मान लीजिए आज दरोगा है, तो पलायन का मतलब ये है कि मजबूरी में मजदूरी के लिए पलायन करने का जो बिहार में ट्रेंड है, ट्रेंड नहीं, ऐसा यहाँ के राजनीतिक नेताओं ने ऐसा बना दिया है कि बिहार को लोगों को मजबूरी में मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ये निश्चित रूप से, और उसका उपाय भी मैंने पहले ही कहा कि ये ऐसा डॉक्टर है कि न केवल बीमारी बताता है, बीमारी क्यों है और बीमारी से निदान का उपाय क्या है, तीनों बताता है। वो कहता है कि भाई बिहार से सिर्फ लोगों का पलायन नहीं हो रहा है, यहाँ से श्रम का, पूंजी का और प्रतिभा का, तीनों का पलायन हो रहा है। और वो कह रहा है कि यहाँ यदि श्रम का पलायन रोकना है तो पहले पूंजी का पलायन रोकना होगा। जैसे वो दाता भी बताता है, क्योंकि दाता का तो राष्ट्रीय स्तर पर स्पेशलिस्ट माना जाता है प्रशांत किशोर का, कि भाई यहाँ के लोग हर साल 4.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों में जमा करते हैं, और CDR रेशियो होता है, समझ गए ना, तो कैश डिपॉजिट रेशियो। तो CDR रेशियो में यहाँ ऐसा सरकार का प्रोविज़न है कि जिस राज्य से जितना पैसा जमा होता है उसका कम से कम 70% रुपया उसी राज्य के लोगों को व्यवसाय करने के लिए, विकास में लगाने के लिए ऋण के रूप में देना पड़ता है। लेकिन ऐसा बात है नहीं। बिहार से में जो रुपया जमा होता है पहले तो 32% था, अब 40% हुआ है। 40% रुपया यहाँ लोगों को मिल रहा है। तो वही कह रहा है कि यदि यहाँ का पूंजी का पलायन रोक दिया जाएगा तो उस पैसे को 4% ऋण पर लोगों को व्यवसाय करने के लिए यहाँ दिया जाएगा। और यहाँ कुटीर उद्योग लगा करके, चूँकि बड़ा इंडस्ट्री तो एक जरूरी है यहाँ, लेकिन बड़े इंडस्ट्री से इतने लोगों का 13.5 करोड़ आबादी वाले लोगों का रोजगार नहीं मिल सकता है। इसलिए कुटीर उद्योग लगा करके स्वयं व्यापार करने के लिए पैसे पूंजी उपलब्ध करा करके यहाँ से पलायन को रोका जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये थे चाचा जी, और हम बैठे थे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के घर पे। चाचा ने बहुत विस्तार से बताया, बहुत समझाया भी, और उनकी बातों में दम है। अगर आदमी चाहेगा तो कुछ भी हासिल कर सकता है। वो अकेले दम से लड़े, नौकरी भी किए, आज इस समय बिहार में परचम लहरा रहे हैं। सीट तो घट सकती है, बढ़ सकती है, उसकी बात नहीं है।
हार जीत तो लगा रहता है। हाँ, चुनाव में अभी तो पहला राउंड है, उसके बाद धीरे धीरे जो कम बेसी होगा तो अगले राउंड में करेंगे। और चाचा जी का सुझाव कैसा लगा, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और कितनी सीट ला सकती है जनसुराज, आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।